Hello kids, today we'll proceed with our lesson 2 Forest and Wildlife Resources, page number 15, second paragraph, Vanishing Forests. The dimensions of deforestation in India are staggering. The forest cover in the country is estimated at 6,37,293 square kilometers, which is 19.39% of the total geographical area. Now, dimensions, that is measurement, you can say level या माप कह लो किसी चीज़ का, of deforestation means deforestation जो कटाई हो रही है फॉरेस्ट की इंडिया के अंदर, वो स्ट्रेजरिंग मीन्स चौंका देने वाला, एट अ हाई लेवल यू कैन से, जो बात आपको एकदम से शॉक में डाल दें. सो जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका जो मेजरमेंट है या माप कह लें किस स्तर पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, द स्पीड इज़ वेरी हाई, इतनी हाई कि हमें चौंका देने वाली है, मीन्स बहुत ही स्पीड से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री इज़ एस्टिमेटेड एट 637,293, that is 6,37,293 एस्टिमेटेड, अनुमान लगाते हैं हम कि ये इतना स्क्वायर किलोमीटर्स है, विच इज़ 19.39% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया. टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसका ये 19.39% है. डेंस फॉरेस्ट, डेंस मीन्स घना, डेंस फॉरेस्ट 18.48%, ओपन फॉरेस्ट 7.76% and mangrove, that is 0.15%. Mangroves are the plants which grow on the banks. नदी के किनारों पे जो झाड़ से बने रहते हैं ना, काफ़ी सारी जड़ें पानी में से मोटी मोटी जड़ें निकल रही होती हैं और इजीली जहाँ से आप पास नहीं कर सकते, जाल का जैसा बना रहता है, उसको मैनग्रोव कहते हैं. सो ये डिविडेशन है कितना परसेंट क्या चीज़ है फॉरेस्ट के अंदर. अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1999, द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10,098 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 1997. सो ये डेंस फॉरेस्ट जो है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ अ गुड थिंग. ये डेंस फॉरेस्ट में इंक्रीज़ हुआ है. हाउएवर दिस apparent increase in the forest cover is due to plantation by different agencies. और ये जो increase dense forest में हुआ है इसकी वजह है प्लांटेशन, जो काफ़ी एजेंसीज़ इसमें वर्क कर रही हैं. डिफॉरेस्टेशन जो स्पीड से हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए अब प्लांटेशन किया जा रहा है तो वो बढ़ा है. ठीक है, क्लियर इंक्रीज़, अपेरेंट इज़ अ क्लियर इंक्रीज़, स्पष्ट इंक्रीज़ हुई है जो कि नोटिस में लाई जा सकती है. द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन. अब यहाँ क्या है कि जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं शो किया हुआ है, डिफ्रेंशिएट नहीं करता बिटवीन द नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन. नेचुरल फॉरेस्ट तो वो हुए जो कि नेचर से अपने आप ही उगे हुए हैं, प्लांटेशन इज़ डन बाय ह्यूमंस, जो हम लगा के प्लांटेशन करके एरिया को ग्रीन बनाते हैं, नए पौधे लगाते हैं. देयरफॉर दीज रिपोर्ट्स फेल टू डिलीवर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. इस वजह से इसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो डिफॉरेस्टेशन को देखती है तो बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अभी प्लांटेशन देखती है तो काफ़ी एरिया को एक लंबे एरिया को जल्द ही कवर करके ग्रीन बना दिया गया है. सो दीज आर टू थिंग्स एंड दीज टू द रिपोर्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टू डिफरेंट बेसिस. सो ये आपका जो मैसेज है वो एक्यूरेट मैसेज, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है वो प्रोवाइड नहीं करती अबाउट द एक्चुअल लॉस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ. भाई डिफॉरेस्टेशन हुआ, काफ़ी सारे पेड़ धीरे धीरे काटे गए, ख़त्म हो रहे हैं, नेचर की वजह से हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं,
काफ़ी पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, तो आपका लैंड बंजर हो रहा है। ये तो आपने कहा कि नेचुरल फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ रिपोर्ट ये कह रही है कि काफ़ी लंबा एरिया प्लांटेशन करके और बंजर एरिया को, या जो कि जहाँ प्लांट्स नहीं थे वो लगा दिए गए हैं, यहाँ जहाँ कट गए थे, ख़त्म हो गए थे, वहाँ पे फिर से प्लांटेशन करके उस एरिया को ग्रीन बना दिया गया है। तो लॉस एक्चुअली कितना हुआ, कितना था और कितना रह गया, उसका एक्चुअल एस्टीमेट नहीं लगाया जा सका है। इससे हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल लॉस नेचुरल फॉरेस्ट का कितना हुआ। Let us now understand the different categories of existing plants and animal species. तो अब हम क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज श्रेणियाँ ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स जो आज मौजूद है। एग्जिस्टिंग इज मौजूद, जो मौजूद प्लांट्स हैं और एनिमल स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ आर जो इसकी प्रजातियाँ होती हैं। Based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN, इसके बेसिस पे हम ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। वी कैन क्लैरिफाई एज फॉलोज, हम इस तरह से इसको क्लासीफाई करते हैं। नॉर्मल स्पीशीज़ whose population level are considered to be normal for their survival, such as cattle, sal, pine, रोडेंट्स एक्सेट्रा। ये कुछ प्लांट्स के नाम हैं। इनको हम देखें तो इनका जो आज लेवल है वो सेटिस्फैक्ट्री है सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल जीने के लिए। तो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये नॉर्मल है, इनका अभी गिरावट नहीं है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो ये नॉर्मल उस पर चल रहा है। ऐसे जितने भी हैं उनको हम नॉर्मल स्पीशीज़ में डालते हैं, जिसके अंदर साल, पाइन, रेंडेंट्स वगैरह है, रोडेंट्स वगैरह हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एंडेंजर्ड इज़ जो कि खतरे में है, ख़त्म होने के उस पे आ गया, कगार पे आ जाते हैं, वो एंडेंजर को खतरा है। दीज आर द स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, तो वो एक्सटेंट होने के कगार पे आ गए हैं, उनको डेंजर है, वो अगर केयर नहीं की तो जल्दी ही वो विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीशीज इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यूज़ टू ऑपरेट। और ये होता रहेगा, इनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इनका बचना मुश्किल हो जाएगा अगर तो जो फैक्टर्स, जो कारण थे, फैक्टर्स मीन्स यहाँ कारण के लिए है, नेगेटिव कारण थे, नकारात्मक कारण जो कि इस डिक्लाइन, इस पतन की वजह थे कि इनकी पॉपुलेशन जो इतनी स्पीड से कम हुई और वो डेंजर कैटेगरी में आ गए हैं, जिन कारणों की वजह से आ गए हैं, अगर वो कारण यूं ही कंटिन्यू रहे ऑपरेट करने में अपनी फंक्शनिंग के अंदर, तो ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म होने वाली नहीं है, ये बढ़ती जाएगी, इनका सर्वाइवल फिर मुश्किल हो जाएगा। द एग्जाम्पल फॉर सच स्पीशीज़ आर द ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाओ एंड शंघाई, दैट इज़ ब्रो एंटर डियर एंड मणिपुर। सो दीज आर स्पीशीज़ ऑफ सम एनिमल्स, ये एक्सटेंशन की कगार पे हैं और जिसकी वजह से इनकी नंबर में कमी आती जा रही है, वो वजह अगर मौजूद रही और वैसे ही फंक्शन होती रही तो जल्दी ही ये जो हैं विलुप्त हो जाएंगे, फिर इंडिया में ये नहीं मिलेंगे। नाउ वनरेबल स्पीशीज़, these are the species whose population has declined to the level from where it is likely to move into the endangered category. मीन्स ये थोड़ा ही पीछे हैं endangered species से, vulnerable species जो हैं कि बहुत पास हैं, अभी endangered नहीं हुए हैं, बट ठीक है पास में आ गए हैं, बहुत एक स्टेप ही पीछे हैं। और इनके साथ भी वही है कि जो रीजंस इनकी इस नंबर पॉपुलेशन में रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से इनका नंबर कम होता जा रहा है धीरे धीरे,
वो जो फैक्टर्स हैं, वो जो कारण है, अगर वो कंटिन्यू रहे इसी तरह से तो ये भी जल्दी ही इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी वनरेबल है, मीन्स एक स्टेप पीछे हैं इंडेंजर्ड के। फॉर एग्जाम्पल सच स्पीशीज़ आर ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गेंजेटिक डॉल्फिन्स। ये वो हैं एनिमल्स जो कि एक स्टेप ही पीछे हैं। इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है बट इंडेंजर्ड में नहीं आई है, पर इसी तरह होती रही तो जल्दी ही इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। नाउ रेयर स्पीशीज़ विद स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continues to operate. Same thing is here. जो ये स्पीशीज़ हैं, रेयर स्पीशीज़ हैं, उनके साथ भी ऐसा ही है। ये कम मिलने वाले हैं, इनकी पॉपुलेशन कम है, बट हाँ इतनी कम नहीं है कि वो वनरेबल हो या एंडेंजर्ड स्पीशी की कैटेगरी में हो। बहुत रेयर है पर हमें इन्हें बचाना होगा, नहीं तो इनकी भी हालत वही होगी, धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ये कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड कर रखा है। द एग्जाम्पल फॉर सच स्पीशीज़ आर द हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स and hornbill. Hornbill is a bird, so others are the animals. So these will become extinct. अभी तो ये रेयर है, मिलते हैं, कम मिल रहे हैं, बहुत तादाद में नहीं मिलते हैं, बट हाँ मिलते हैं। सो यू कैन नॉट से कि हाँ इनका नंबर नहीं है, स्मॉल नंबर है। वनरेबल इससे थोड़े से और ज़्यादा, जिनमें कमी आ गई है। एंडेंजर्ड जो कि वाकई ख़तरे के निशान के पास पहुंच गए हैं कि बहुत जल्दी ही अगर बचाया नहीं गया तो एक्सटेंट हो जाएंगे। तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं। एंडेमिक स्पीशीज़, नाउ दीज आर द स्पीशीज़ विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स। अब ये एंडेमिक जो हैं वो ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि ख़ास किस्म, पर्टिकुलर मीन्स ख़ास, एक ख़ास एरिया में ही देखने को मिलते हैं। आइसोलेटेड, दैट इज़ एक अलग, जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो उनको, जो ज़्यादा नज़र का आया हुआ एरिया नहीं हो। आइसोलेटेड एकांत वाला एरिया, अलग सा एरिया। बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स, जो कि नेचुरल बैरियर की वजह से अलग रह गया है, या जोग्राफिकल बैरियर यानी बाधाएं, जहाँ इजीली इंक्रोचमेंट या इजीली जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते हैं, या इजीली जहाँ पे उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती उस एरिया को, वो एक अलग ही एरिया रह जाता है प्राकृतिक कारणों की वजह से या फिर भौगोलिक कारणों की वजह से। जैसे कोई है ऊंचे नीचे पहाड़ी एरिया के पीछे एक और अलग फ्लैट एरिया आ जाए, तो वहाँ पे इजी अप्रोच नहीं है कि वहाँ खाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, इजीली लोग नहीं जाते हैं, या नेचर इतना रिजिड है कि भाई वहाँ पे इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है कि वहाँ लंबे टाइम तक लोग जाके और डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वो चीज़ आइसोलेटेड रह जाती है, एकांत में रह जाती है। इस वजह से वहाँ पे वो स्पीशीज़ जो हैं वो बच जाते हैं, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती। ऐसी एरिया में पाए जाने वाले, एक रेयर एरिया में पाए जाने वाले जो स्पीशीज़ हैं उनको एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ सच स्पीशीज़ आर द अंडमान टेल, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग एंड मिथोन इन अरुणाचल प्रदेश। नाउ दीज आर द एनिमल्स, जो कि एरिया से ही समझ में आ रहा है, अंडमान में मिल रहा है, निकोबार में मिल रहा है, तो हर जगह नहीं मिलता है, उनमें भी लोग जहाँ बहुत कम जाते हैं उस एरिया में मिलता है। सो उनकी जो है डिस्टर्बेंस कम होने की वजह से वो सर्वाइव करते हैं। नाउ एक्सटेंट स्पीशीज़, दीज आर द स्पीशीज़ विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चिंग ऑफ known or likely areas where they may occur। तो अब ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि कभी उस एरिया में मिला करते थे या स्पेसिफिक उनका एरिया होता था, पर अब ढूंढने पे भी ऐसे एरिया में वहाँ नहीं मिल रहे हैं जहाँ की उम्मीद की जाती थी कि यहाँ पे वो होते हैं या मिलते हैं। अ स्पीशीज़ में बी एक्सटेंट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ। स्पीशी का अब इसका भी क्लासिफिकेशन है कि एक्सटेंट हो चुका है पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर स्टेट से। जैसे लायन जो है इंडिया के हर स्टेट से एक्सटेंट है, पर गुजरात में है,
और कहीं नहीं मिल रहा है तो वो स्टेट एक्सटेंशन हो गया। कोई चीज़ इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रिच इंडिया में नहीं मिलते, ठीक है, ज़ू में बच्चे देखते हैं, वो बाहर से लाया जाता है, वो इंडिया में नहीं है ना कभी था। आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल कि जो एक कंट्री में है ही नहीं तो वो कंट्री वाइज एक्सटेंट है, यानी इंडिया में मिलने वाले कुछ एनिमल्स अब नहीं मिलते हैं पर वो वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ में मिलते हैं, मींस वो इंडिया से एक्सटेंट हो गए हैं बट वो अदर एरियाज़ में हैं। ऐसे ही कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है, सो किसी एक कॉन्टिनेंट पे वो चीज़ होते थे और अब नहीं है तो वो कॉन्टिनेंट से एक्सटेंट हो जाएंगे, और एंटायरली अर्थ तो पूरी तरह से अर्थ से भी एक्सटेंट हो सकते हैं कि पहले मिलते थे अब मिलते ही नहीं हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीशीज़ आर द एशियाटिक चीता, जो कि पहले एशिया में मिलते थे अब नहीं हैं, पिंक हेडेड डक, जो भी पहले मिलते थे अब नहीं मिलते हैं। सो दीज आर द स्पीशीज़ विच हैव बिकम एक्सटेंट। Asiatic cheetah, where did they go? Now Asiatic, we'll read about Asiatic cheetah, the world's fastest land mammal. The cheetah is a unique and specialized member of the cat family. Now cat family is what? All that falls all under this category are lion, tiger, puma, cheetah, leopard, all these come under cat family. Even cat, wild cat, etc. are all in the cat family. So this cheetah, Asiatic cheetah, had specialized, is a specialized member. और specialization क्या था, क्या खासियत थी इसकी? That was it could run at a very fast speed and can move at the speed of 112 kilometers per hour. You can imagine 112 kilometers per hour की speed पे cheetah could run. The cheetah is often mistaken for a leopard. Now डिफरेंस करना मुश्किल होता है, चीता और लेपर्ड को एक जैसा ही मान लिया जाता है लोगों के द्वारा, बट इट इज़ नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयर ड्रॉप shaped lines on each side of the nose and the corner of its eyes to its mouth. इसके फेस पे, उसके मुंह पे, चीता के मुंह के ऊपर इसकी आँखों के पास से लेके और इसके माउथ तक दो ऐसे लाइंस बनी हुई होती है, जैसे कि आंसू निकलें तो गिरेंगे, वो किस तरह से बहेंगे, तो वो टीयर ड्रॉप लाइन कहलाती है। टीयर ड्रॉप, जैसे कि जिधर से टीयर बहेगा वैसे ही उनकी एक लाइन बनी हुई होती है आँखों के कॉर्नर से लेके माउथ तक, डार्क कलर की, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करती है। चीता की ये लाइन होती है और लेपर्ड की ये लाइन नहीं होती है। प्रायर टू द 20th सेंचुरी से पहले चीताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया। पूरे अफ्रीका और एशिया में काफ़ी तादाद में ये होते थे, काफ़ी दूर में डिस्ट्रीब्यूट यानी फैले हुए थे। टुडे द एशियन चीता इज़ नियरली एक्सटेंट। एशियन चीता तो आज के टाइम में एक्सटेंट हो गए हैं ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट। इनको अवेलेबल हैबिटेट नहीं है। हैबिटेट मीन्स रहने की जगह है, एक ख़ास जगह, हर एक का एक ख़ास वातावरण होता है, एक ख़ास जगह होती है जहाँ वो रहना पसंद करते हैं। तो चीता के लिए अनुकूल वातावरण या अनुकूल जगह ख़त्म हो गई। लोगों का इतना इंक्रोचमेंट इतना बढ़ गया हस्तक्षेप जगहों पे, फॉरेस्ट पे, कि चीता के लिए जगह मुश्किल हो गई। अब तुम सोचो कि चीता के लिए क्यों मुश्किल हो गई? क्योंकि चीता थोड़ा सा ऐसी जगह रहता है जहाँ पथरीली ज़मीन हो। तो पथरीली ज़मीन जो है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के अंदर कम ही बची हैं, और फिर इनका शिकार भी काफ़ी तादाद में हुआ। फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलने की वजह से भी आगे इनकी डेवलपमेंट कम हुआ, उससे ये धीरे धीरे ख़त्म हो गए। The species was declared extinct in India long back in 1952. So you see, देश आज़ाद होने के कुछ टाइम बाद ही इसको यहाँ पे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। उसके बाद ये इंडिया में चीता मिलते ही नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जो भी आप देखते हो ज़ू में वो बाहर से लाए हुए होते हैं। What are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna? Now what are the reasons? ये flora and fauna ख़त्म होने के क्या reasons हैं?
वो हम पढ़ेंगे। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू अ रिसोर्स ऑब्टेनिंग। हमने देखा होगा आसपास में, आप देखते हो कि हमने किस तरह से नेचर को एक रिसोर्स बना दिया है। नेचर नहीं समझ के हम वहाँ से एक सोर्स बना दिया कि हम यहाँ से ये ले सकते हैं, वहाँ से वो ले सकते हैं। दे क्या सकते हैं ये नहीं, पर हम ले क्या सकते हैं। तो हमने फॉरेस्ट को एक ऐसी जगह बना दिया जहाँ से हम अपनी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। उससे क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई जगह तो हम डायरेक्टली ख़राब कर रहे हैं, कई जगह इनडायरेक्टली ख़राब कर रहे हैं। फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नाउ व्हाट वी टेक वुड, हम लकड़ी लेते हैं। बार्क यानी पेड़ की छालें लेते हैं। पत्ते, खास तरह के पत्ते कुछ मेडिसिन्स में काम आते हैं, कुछ चीज़ों के, जैसे दोना पत्तल बनाते हैं। अब पेपर ये लीव्स की जो प्लेट्स होती हैं आपके घर में जब पूजा वगैरह होती है तो आपने देखी होंगी, बड़े बड़े पत्तों से वो प्लेटें बनाई जाती हैं, तो वो कलेक्ट करने के लिए। देन रबर प्लांट से रबर निकालने के लिए, कुछ मेडिसिन्स के लिए, कुछ रंगने के लिए, डाई वगैरह के लिए, वो भी हम फॉरेस्ट से लाते हैं। कुछ खाना की चीज़ें लेने के लिए, फूड के लिए फॉरेस्ट। इवन तो हम एनिमल्स जो नॉनवेज खाते हैं वो डियर और रैबिट का शिकार कर लेते हैं, उनको हंटिंग करके मार लेते हैं खाने के लिए। और भी बहुत तरह के जो फ्रूट्स वगैरह कई जो फॉरेस्ट में लगते हैं उनको लेने के लिए जाते हैं तो नेचर को भी नुकसान पहुंचा के आते हैं। फ्यूल यानी ईंधन जलाने के लिए लकड़ी, फॉडर यानी चारा अपने जानवरों के लिए, मैन्योर यानी खाद। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से ले तो आते हैं हमारे यूज़ में लेने के लिए, पर वो नेचर को हार्म तो करती है समहाउ। सो इट इज़ वी आवरसेल्व्स हु हैव डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो और कोई नहीं है, हम ही हैं जिन्होंने हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाया है, उनको एंडेंजर्ड हालात में ला दिया है। और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो कारण बने हैं वो हम ही हैं। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। सबसे ज़्यादा नुकसान जो इंडियन फॉरेस्ट को हुआ वो कब हुआ? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, दैट इज़ द ब्रिटिश टाइम, जब हम गुलाम होते थे, जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज़, उन्होंने रेलवेज़ चलाए अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचाने के लिए इधर से उधर। वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे कच्चा माल, और वो जहाज़ों के थ्रू फिर इंग्लैंड भेजा जाता था, वहाँ वो बनता था, फिर पूरी दुनिया में उसको बेचने के लिए वापस भेजा जाता था, इवन इंडिया में भी वापस आता था। सो उसके लिए उनको इजी चीप ट्रांसपोर्ट रेलवेज़ लगता था, वो सस्ता पड़ता था। तो सारी तरफ उन्होंने जो रेलवे की लाइंस थी, ये हमारे को ब्रिटिशर्स की देन है। एक तरह से तो अच्छी है कि हम इजीली हर जगह पहुंच रहे, बट दूसरी तरह से इन्होंने नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाया। देन एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को ख़त्म कर के वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया। कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कमर्शियल यूज़ के लिए भी पेड़ों को काटा गया, और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यानी ख़ास किस्म के पौध उगाने के लिए जो कि साइंटिफिक यूज़ में आती हो, उसके लिए भी फॉरेस्ट को काटा गया। एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ यानी माइंस, धरती में से जो निकालते हैं, कोयला निकालते हैं और आयरन निकालते हैं, तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं धरती में से। तो माइनिंग जब स्टार्ट हुई तो वो धरती पे ही तो होएगी माइनिंग, ऊपर फॉरेस्ट को तो कट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान कॉलोनियल पीरियड में हुआ जब ये सारे डेवलपमेंट के काम किए गए। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, खेती के लिए ज़मीन जो थी वो कंटिन्यूसली बढ़ाई जाती गई, फॉरेस्ट काटे गए और खेती के लिए लैंड डेवलप किया गया। टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो ये एक बड़े कारण था डिफॉरेस्टेशन का, कि एग्रीकल्चर के लिए लैंड उस पर तैयार किया गया। Between 1951 and 1980, according to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometers of forest area was converted into agricultural land all over India. So you can imagine कितना बड़ा एरिया जो था ये कट करके फॉरेस्ट को और एग्रीकल्चर के लिए तैयार कर दिया गया, क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना भी तो चाहिए था। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ी, तो अब फूड भी चाहिए, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए जहाँ फूड उगाया जा सके।
तो फॉरेस्ट को काटा गया। सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स, जहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे, वो पहले तो जंगल में से सामान इकट्ठा कर कर के बेच आते थे और उसी से काम चलाते थे। फिर वो सेटल होने लग गए, थोड़े सभ्य होने लगे, तो उन्हें खेती की तरफ उनका रुझान बढ़ा, सीखा उन्होंने खेती करना, तो उन्होंने धीरे धीरे फॉरेस्ट भी साफ़ किया और वहाँ पे खेती करने लग गए, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे ये ज़्यादा हुआ। हैव बीन डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जूम एक तरह की कल्टीवेशन है जिसमें क्या करते हैं वो कि पेड़ काटे, साफ़ किया, खेती की, 2-4 साल 5 साल वहाँ खेती की, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गए, क्योंकि वो लैंड में जितना उपजाऊ थी वो उन्होंने ले ली, अब इतनी उपज नहीं आती, तो वो उन्होंने एक नया एरिया को चुना, वहाँ पे फिर पेड़ काटे और फिर उसको खेती के लिए तैयार कर लिया। तो जो आपने पुराना एरिया ख़राब किया था, पेड़ काट दिए थे, तो पेड़ों को बनने में, बड़े पेड़ बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है, 15 से 20 साल में जाके एक बड़ा पेड़ बनता है। तो इस तरह से नए पौध वहाँ उग भी जाएगी, तो इतनी जल्दी से इतने बड़े पेड़ नहीं होंगे। तो इस तरह से झूम फार्मिंग के लिए उन्होंने लैंड क्लीन कर करके काफ़ी एरिया को जो है डिफॉरेस्ट कर दिया, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया काफ़ी एरिया से। दिस कॉल्ड अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो वो उस एरिया को क्लीन करने के लिए फॉरेस्ट को जला देते हैं, पेड़ काट देते हैं और फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए तैयार कर लेते, फिर कुछ टाइम बाद फिर और आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी एरिया जो था फॉरेस्ट का वो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो यू मार्क इट हियर, our colonial forest policies to be blamed. We'll start with this topic in next class. You mark it till here for today.